नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश और दुनिया किस मुहाने पर खड़ी है ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, 23 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और हम लगभग उस डील पर पहुंच चुके हैं जो मैं चाहता था और उसको फाइनल मोड पे ले आए हैं। वीकेंड निकल गया, सोमवार आ गया, मंगलवार आ गया। मंगलवार को तो ये पता चलता है आधी रात को कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यानी अमेरिकी सेना ने अपने बचाव में कुछ ऐसी डिफेंस में उन्होंने गोले भी दागे हैं, तमाम अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आई हैं। तो आखिरकार 4 सवाल हैं जो आज हम इस पूरे शो में समझेंगे। पहला ये कि एक तरफ तो हम डील क्लोज करने की बात पर हैं, दूसरी तरफ चाइना का रुख क्या है, तीसरी तरफ भारत में 11 दिन में ₹8.25 पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कौशिक साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे जरूर इस बात का सवाल समझेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान हो, मुस्लिम देश हो, उनको इजराइल के साथ आना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा, वो क्या मतलब है, तमाम चीज़ों का मतलब समझेंगे। मेरे साथ आज डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अजिताभ फॉरेन एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, और ग्रुप कैप्टन यूके देबनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इंटरनेशनल बात से शुरू करें, उससे पहले हम देश में क्या चल रहा है। कौशिक साहब, ये जो गाना आया था ना कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो सर मतलब 2014 से पहले तो बड़ा हंगामा होता था, महंगाई हो जाती थी, पेट्रोल, आलू, प्याज, और स्मृति ईरानी का तो बहुत फेमस है ही कि वो सिलेंडर लेके बैठ गई थी, तो प्याज पे सरकार भी चली गई थी। तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की है? पहला, लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इतना समझने लग गए हैं। मैं 2 दिन पहले कहीं पर थी, मेरे को बिहार से किसी से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, ये टेम्प्रेरी है, पैसा बढ़ा है ना पेट्रोल का, कोई दिक्कत नहीं है, तो इंटरनेशनल की वजह से बढ़ा है, मोदी जी गलती नहीं है। तो ये कैसी बात है कि अब लोग समझदार ज़्यादा हो गए हैं, या लोगों के पास पैसा बहुत है, या लोगों को अंधा विश्वास है नरेंद्र मोदी पर? क्या बात है सर, महंगाई समझ नहीं आ रही, ये बदलाव कैसा है सर, और 14 से पहले क्यों नहीं था? देखो, 2 चीज़ें हैं। सरकार कोई फैसला लेती है और उससे पहले जनता के बीच कुछ तथ्य रखे और उन तथ्यों से जनता सहमत हो, तो वो स्थिति नहीं होती जो 2014 से पहले की थी। विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सड़कों पे थे, बड़े नेता सड़कों पे थे। कोई बड़ा नेता सड़कों पे है? प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट करने का भी प्रयास किया गया उस समय, आपको याद होगा। वो बातें क्या विपक्ष उस तरीके से जनता के बीच रख पा रहा है, या सरकार जो जनता के बीच जाकर के कह रही है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए उस पर ज़्यादा भरोसा देश की जनता कर रही है? पहले सोशल मीडिया का कम था, अब तो हर व्यक्ति अपडेट है, और अपडेट के बाद अपने देश में क्या हो रहा है, अन्य देशों में क्या हो रहा है, उसका कहाँ कितना प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि पान की दुकान और चाय की दुकान चलाने वाला व्यक्ति भी समझता है। वो पहले मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। कुछ गिने चुने अखबार, कुछ गिने चुने न्यूज़ चैनल, जनता तक पहुँच नहीं। कुछ लोग एक्सपर्ट थे, वो अपने तरीके से सरकार के हिसाब से बातें रखते थे जिनको जनता सुनती थी और उसके बाद निर्णय लेती थी। निश्चित तौर से महंगाई बढ़ी, और बढ़ने के बाद कोई ऐसा रोष देश में नहीं देखा गया जो 2013 में। मैं वही कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे कि बगल के तमाम देशों में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए। कोशिश की देश की सरकार ने कि नहीं बढ़ें, विपक्ष ने जोड़ दिया कि बगल में चुनाव है, चुनाव के बाद बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि अच्छी स्थिति में तेल के दाम बढ़ाए जाएंगे, लेकिन कई बार में अब तक मुझे लगता है 7.5-8 रुपये कुल टोटल बढ़ा है। लेकिन जनता को जहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की, बात की, तो लगभग वो मारने थे 15 से 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से बढ़ाएगी, इतना प्रभाव हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। कई बार में 11 दिन निकले। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, होगा, निश्चित तौर से होगा, लेकिन जनता उसको स्वीकार करने के लिए दूसरी चीज क्या है? कौशिक सर, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं एक थोड़ा, सरकार ने एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट रखी, वो अखबारों में भी छपी, कि अब तक कंपनियों को 38,38,000 करोड़ का नुकसान हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। सर, लोग समझते भी हैं, मत बढ़ाइए आप, इससे और कम कर दीजिए, टैक्स तो जनता ही देगी, पैसा कहाँ से सरकार निकालेगी? कोई दूसरा टैक्स लगा देगी क्या? मनमोहन सिंह सरकार में आपने देखा होगा कि कितने लाख के बॉन्ड डीजल पेट्रोल की सब्सिडी में खर्च किए,
वो दूसरी सरकारों को भी देखने पड़े। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब गैस सिलेंडर 400 रुपये का मिल रहा था तब 750 रुपये की सब्सिडी सरकार पीछे के पर्दे और से आज भरती 1000 थी। का 1200 1000 बार सीधा सीधा है ना, पहले भी वही रेट थी, पहले कम रेट थी क्या? 750 रुपये केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में प्रति सिलेंडर दे रही है टैक्स के पैसे को। ऐसा से एक बात, वो अक्सर हम बच्चे का रिजल्ट नहीं पूछते कि भाई तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तो वो ये बताना शुरू कर देता है कि वो फेल हो गई, वो फेल हो गया, तो हम कन्विंस हो जाते हैं कि चलो ये इसके जो भी आए हैं इसके दोस्त लोग पास नहीं हो पाए। ऐसा कुछ है क्या सर? इसमें मुझे सर की बात से दो चीज़ समझ में आई। एक ये कि क्योंकि अमेरिका में इतने बढ़ गए, दूसरे देशों में इतने बढ़ गए, तो भारत में तो चलिए सिर्फ 7.25 रुपये ही बढ़े हैं अभी तक, क्या ये साइकोलॉजी है? दूसरा ये कि क्योंकि विपक्ष नाकाम है सड़कों पे उतरकर सिलेंडर और नोट गले में डाल के जो एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करने में, ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग कह रहे हैं कि क्या ही कर सकते हैं, हमारे साथ है ही कौन, यही वजह है। कुछ बातों से मैं कौशिक साहब से कुछ हद तक सहमत हूँ। सोशल मीडिया का ज़माना है, 24/7/365, कोई भी गवर्नमेंट हो रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो आज टेंटर हुक पे है, वो घुटनों के बल नहीं नखूनों के बल खड़ी है, क्योंकि जनता देख रही है। ट्रांसपेरेंसी सोशल मीडिया की वजह से आई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। चीज़ें चाहे दुनिया में कहीं हो रही हो या गांव में कहीं हो रहा है, आज के दौर में सब विजिबल है। तो लोग पहले से मनोवैज्ञानिक रूप से भी कंपैरेटिवली तैयार दिखते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि भाई 20 या 15 रुपये शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तो 7.25 ही हुआ है। तो एक तो वो माइंडसेट हो गया है। दूसरी तरफ जो अभी विश्व का परिदृश्य है, चाहे आप आर्थिक महामारी की बात कीजिए, हमने तो इससे ज़्यादा महामारी जो हम देखे हम कोरोना के समय में, तो जनता उससे भी मोर और लेस वाकिफ़ है। मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल का घर घर तक तो पहुंच गया है, गांव-गांव में है ये। तो एक तरफ वो, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी में विपक्ष का जो रोल है वो शायद विपक्ष नहीं कर पा रहा है। मैं इससे भी सहमत हूँ। जो सड़क पे आने की पॉजिटिव, आई एम नॉट सेइंग फॉर निगेटिव, बट जो मुद्दे हैं उसको अगर विपक्ष नहीं रखेगा और फोर्सफुली रखना होगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये दोनों रीजन मुझे लगता है। मेघनाथ सर, इंटरनेशनल मुद्दों पे बढ़े उससे पहले ये जो एक समय मैंने वो भी देखा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव के आसपास का जिक्र था कि 500 रुपये लीटर भरवा लेंगे हम पेट्रोल, लेकिन हमें चाहिए भाजपा। अब 100 के पार तो दिल्ली में भराना ही पड़ रहा है। तो वो सेंटिमेंट भी कि जनता तो 500 रुपये के लिए भी तैयार है, लेकिन चाहिए भाजपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो 370 और वो तमाम चीज़ें कर देती है जो लोगों की डिमांड है एक बड़े तबके की। हाँ आदित्य, देखो मैं तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब महंगाई वर्सेस प्रोपेगेंडा में प्रोपेगेंडा जीतता है। मैं जो बोलूँगा आदित्य बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बोलूँगा, और एडमिनिस्ट्रेशन में हमें हमेशा सिखाया गया है कि बीच बीच में ब्रेक मारने की या धक्का देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें सिखाया गया था कि धक्का आस्ते आस्ते दो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, हमारे स्क्वाड्रन में एक पायलट की इजेक्शन के बाद ज़मीन से उल्टा इजेक्ट किया, ज़मीन से टकरा गया, ही डाइड इंस्टेंटली। तो हम उसके जब हमारे कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ उसकी वाइफ से मिली तो ऐसे जाके नहीं बोलते कि आपके पति मारे गए। पहले ऐसे बोला जाता है, कमांडिंग ऑफिसर की वाइफ जाती है उसके घर में, बोलती तुम्हारे पति का ना इजेक्शन हो गया है, अब वो तैयार है। 4-5 घंटे के बाद उसको आस्ते से बताया जाता है कि अस्पताल में है, और फिर 2-3 घंटे के और बाद बोलते कि वो सीरियस है, और फिर आस्ते से धीमे से 3-4 लेडीज जैसे उसके कान में बोलती हैं कि मारे गए हैं, योर हस्बैंड इज़ नो मोर। तो हाँ, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है। तो एक तो देखिए विरोधी पार्टियों का जो रोल है मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, और मोदी जी का मैं समर्थन नहीं करता हुआ नज़र आना चाहता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरे पर्दे को, पृष्ठभूमि को कंट्रोल किया है। एक तो बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने की कि सामने आके बोल दिए, बोले भाई ब्रेक मारो, सारे भारतवासी बस से चलो, ट्राम से चलो, पैदल से चलो, रिक्शा से चलो, पेट्रोल डीजल कम चलाओ, गाड़ियाँ शेयर करो। तो एक माहौल बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है, जनता के मनोभावना को समझकर उनको आने वाले समय के लिए सुंदर शब्दों में बताना पड़ता है कि कमर कसने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरा देखो, एक बहुत मास्टर स्ट्रोक नहीं कहूँगा, छोटे छोटे स्ट्रोक लगाए गए।
हम में से जो ऑयल पूल के साथ डील चुके हैं, मैं तो फौज में रहते हुए बीपीसी, एचपीसी, आईओसी के साथ डील कर चुका हूं। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा मैं तो इतना बड़ा अफसर भी नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करता था। अब होता क्या है कि ऑयल पूल, एक जमाना था कि आईओसी, एचपीसी, बीपीसी जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कम पड़ गई तो वो उस हिसाब से कीमत नहीं कम किया जाता था, एक रिजर्व फंड बनता था ऑयल पूल, और ये रहता था बैंक की किटी में, और जब ऑयल की कीमत बढ़ जाती थी तो इस रिजर्व पूल से ऑयल की कीमत में जो शार्प एजेस ऊपर जा रहे हैं उसको बफरिंग की जाती थी। इस बार शायद ऐसा संभव ना हो, तो 10 रुपए कौन तो दिया हुआ, हाँ 10 रुपए का बफर दिया हुआ है। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि एक 5-6 तरह के फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए 8 रुपए बढ़ा दिए, समझिए एक झटके में भी तो कह सकते थे, क्या जरूरत थी 3-4 बार बोलने की। महंगाई डायन नहीं है, महंगाई के 1 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया करते हुए जनता को झटका लगा। फाइनल ने बोला ठीक है यार, मतलब आप महंगाई कम के लिए हो शिकायत मत करो, शिकायत करोगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो। शिकायत के साथ नहीं अदिति, मैं समझाना चाहता हूँ। देखो बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मैं भी तो भारत सरकार का हिस्सा था ना। भारत सरकार ने काफ़ी सारे कदम लिए हैं जिससे कि पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत के जब इजाफा होता है तो उस पर कोई भी भारत सरकार, हाँ सिर्फ यही सरकार नहीं है, मैं 20 साल के पहले की सरकार की बात करता हूँ, 2-3 कदम तो लिए गए हैं। एक तो है ऑयल कंपनीज को बोला गया कि थोड़ा सा शॉक खुद बर्दाश्त कर लो। देखो लास्ट ईयर डिविडेंड कितना दिया था तीनों ऑयल कंपनीज ने, 18,000, 11,000, 8,000 करोड़। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, सारे प्रॉफिट में है, ह्यूज प्रॉफिट में है सारे Exactly. कंपनीज। तो फिर से सब्सिडी तो- वाली जो बात है वो क्यों, जैसे 10 रुपए की वो दिया हुआ था बफर, तो उसका क्या है फिर जब ये 8 रुपए बढ़ गए तो? देखिए अदिति जी, मेरे पास एक रिपोर्ट किसी ने भेजी है, इनफैक्ट सोशल मीडिया की रिपोर्ट है, तो बहुत ऑथेंटिक उसको नहीं मानता हूँ, बट उसमें जो खोल के एक तरह से उन्होंने बताया है कि कैसे एक पेट्रोलियम से जो उसके साथ के जो जैसे किरासन निकला, डीजल निकला, और उसकी सारी बाई प्रोडक्ट्स जो हैं और उसकी सारी मैकेनिज्म और प्राइसिंग स्ट्रक्चर उन्होंने बताया है। और उस रिपोर्ट के अनुसार कह रहे हैं कि वो तो 60-70 रुपये का आता है और चार्जिंग तो इतनी ज़्यादा हो रही है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी टैक्स हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स। अगर वहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों थोड़ी सी कंप्रोमाइज करने की स्थिति में हो तो जनता को ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अब सर एक बात बताइए, 23 मई को ये लगा डोनाल्ड ट्रंप एक एग्जिट प्लान में नजर आ रहे हैं जिसमें वो अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को एकदम साफ शब्दों में, अभी तक जो कुछ भी लेआउट दिखाया जा रहा है डील का, वो क्या है सर? देखिए राष्ट्रपति ट्रंप फंस गए हैं, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। जो उनका कैलकुलेशन था, एक तरफ तो मुझे लगता है कि जो ऑयल गैस मार्केट को कंट्रोल करने की उनकी चाहत है, और ये 1979 से है ईरान पे उनकी नज़र, खर्ग आइलैंड पे उनकी नज़र है। ग्रेजुअली उन्होंने किया है, वेनेजुएला को टेक ओवर किया, पूरा उनकी मुट्ठी में आ गया, टू द एक्सटेंट कि अब हमें रूबियो से पता चलता है कि वहाँ के जो वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति हैं वो इंडिया आएंगे अगले हफ्ता। ये ना इंडिया अनाउंस कर रहा है ना वेनेजुएला अनाउंस कर रहा है। तो चौधराहट की हद देखिए कि कोई तीसरा देश ये डिसाइड करेगा कि हम किससे तेल खरीदें, कितना तेल खरीदें और किस कीमत पे खरीदें। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बिल्कुल आज भी स्पष्ट शब्दों में और कल खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया है कि इंडिया डाइवर्सिफाई करेगा, और जहां से सस्ता, उन्होंने ये वर्ड अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने यूज किया है कि सस्ता सुलभ, टाइम फैक्टर को देखते हुए जहां से मिलेगा हम लेंगे। सर आप समझाइएगा, बार बार ये कहना कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे, क्यों करना पड़ेगा? दूसरा हम सबसे सस्ता लेंगे, वहाँ से लेंगे, हम रशिया से भी लेते थे सस्ता, फिर रशिया को हमको मना कर दिया। ये सब आपको नहीं लगता है डिप्लोमेसी की लैंग्वेज हो गई है? भाई जहाँ से मिलेगा वहाँ से लेंगे, जहाँ से ट्रंप अलाउ करेंगे वहाँ से लेंगे। ये डिप्लोमेसी की भाषा तो नहीं है सर? देखिए जैसे रूबियो कह रहे हैं कि इट इज ऑलमोस्ट ऑन द फाइनल वर्ज, नॉट येट फाइनल बट वी आर ऑन अ वेरी गुड डील। ये डिप्लोमेसी की भाषा है सर? कूटनीति अपनी जगह है, बहुत सारे कंप्रोमाइजेस, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं, बिठाने पड़ते हैं।
रियलिटी से भी लेकिन आप दूर नहीं जा सकते। आप अपनी जनता से, सोशल मीडिया के ज़माने में आप उससे भी भाग नहीं सकते। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के एक चैलेंज, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, रेस्पेक्टिव ऑफ, उनके इलेक्शन फेस करना है, ये रियलिटी नहीं है। ये चाइना नहीं है, तानाशाही नहीं चलेगी। तो आपको कंपैरेटिवली आप कहिए हर साल एक दो इलेक्शन तो फेस करने ही है। अभी बंगाल खत्म नहीं हुआ कि यूपी आ गया, तो आप बचेंगे कहाँ? कौशिक सर, अभी तक जो डील मोरलेस दिख रही है उसमें सारी बातें वो मानी हुई नजर आ रही हैं या मानते हुए जहाँ पे उनको यूरेनियम नहीं देना होगा जैसा ईरान चाहता था। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार दर्शक कंफ्यूज होते हैं कि सवाल अब हम कहाँ खड़े हैं, डील कहाँ खड़ी है। तो यूरेनियम पे बात कह रहे हैं कि अभी 6 महीने तो कुछ नहीं करना होगा और बाद में भी आप रखेंगे उसे। उसमें रशिया ने ऑफर कर दिया कि हमारे यहाँ पर वो रिस्की फैक्टर है, तो यूरेनियम पे कोई बात नहीं है, जो ट्रम्प चिल्लाते थे कि वो नहीं होने देंगे। दूसरा ये है कि 12 मिलियन करोड़ तो अभी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तब डील चल रही है कतर और ईरान के बीच में। अब वो ट्रम्प माने या ना माने, वो $12 मिलियन ट्रम्प ही दे रहे हैं, वो कतर वाया दे रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तीसरा ये कि उनकी जो फ्रीज पैसा है $100 मिलियन के आसपास, उस पर भी बातचीत चल रही है। तो ऑलमोस्ट सारी बातें ऐसी हैं। और हॉर्मोज पे उन्होंने कह दिया चाइना ने कि वो टोल नहीं है, वो उनका एनवायरमेंटल टैक्स है। तो यानी कि वो आगे टैक्स भी लेते नजर आएंगे। तो सब कुछ तो जो ईरान कर रहा था वही है। Who has won? देखो, बहुत सीधे और सरल शब्दों में मैं कहूँ, दुनिया को क्या मिला? यदि वो परमाणु बम बना भी लेगा ईरान, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? तो लड़ाई सारी ईगो की थी वेनेजुएला के साथ। आगे ना ईगो की लड़ाई है, क्योंकि चाइना ने बंद कमरे में पूछा, पाकिस्तान हमारे पड़ोस, शुरू क्यों की थी? हमारे पड़ोस में परमाणु बम का व्यवस्था की गई, पता नहीं किसने उसकी पीछे के रास्ते से मदद की। और अब क्या हो गया? वो परमाणु बम रख के बैठा हुआ है, तो क्या फर्क पड़ गया? और ईरान 10 परमाणु बम बना लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इस परमाणु, सर मुझे समझाइए, इजराइल को ही पड़ता है ना इस पे तो फर्क? किसी को भी नहीं पड़ता। इजराइल ही इनसिक्योर है ना? किसी को भी नहीं पड़ता। हम कहाँ कितने हो गए इनसिक्योर? अच्छा एक और बात समझाइए, इस पूरे डॉक्यूमेंट में अभी तक इस बात पे अड़ी है कि इजराइल कह रहा है कि मैं हिजबुल्लाह पे तो अटैक करूंगा, उसको खत्म करूंगा। ईरान कह रहा है जब तक आप अटैक नहीं रोकेंगे हम ये डील नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जहाँ पे बात अटकी है। कोई रीजन नहीं है। आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद देखेंगे, कोई रीजन आपको दिखाई नहीं देगा और रिजल्ट भी नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो दुनिया ने खो दिया वो कैसे वापस? समय, पैसा। 7 लाख करोड़ से ऊपर के शेयर हमारे देश से बाहर की कंपनियां निकाल के चली गई। ट्रम्प एक ट्वीट करते, शेयर कहां से कहां चले जाते हैं। इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, सबसे अविश्वसनीय राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प है। सुबह क्या कहेगा, शाम को क्या कहेगा, और सोते समय क्या कह दे, और सुबह जग के क्या कह दे, कुछ पता नहीं उसका चलेगा। और उसके कहने पर उथल पुथल होने लगती है। तो ये क्या है? एक बात और, इस कॉकस में एक और चीज है, इस कॉकस को कैसे तोड़ना पड़ेगा ये देश को देखना पड़ेगा। वो कौन सा कॉकस है जो अमेरिका के इशारे पर काम करता है? जब तक वो नहीं टूटेगा। आप देखिए, क्या रसिया यूक्रेन के बीच की लड़ाई इतने दिनों तक चल सकती थी क्या? मुझे लगता है शुरू हुआ, हम 1 हफ्ते तक में खत्म कर देगा यूक्रेन को। 3 साल से ऊपर हो गए। क्या है ये सब? तो इलेक्शन इसी मुद्दे पे जीता। तो ये सब कौन सा कॉकस है? मैं देख रहा हूं जो मीडिया, जो पश्चिमी मीडिया जो माहौल क्रिएट करती है, उस कॉकस को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। ये देशों को समझना पड़ेगा। तो ये माहौल में नेपाल में क्या हो गया, बंगाल में क्या हो गया, आपने देखा कॉकरोच पार्टी के कितने मिलियंस फॉलोवर 24 घंटे में हो गए। ये कौन काम कर रहा है? उसी पश्चिमी मीडिया ने बंगाल जीतने के बाद उनका जो वॉशिंगटन या कौन सा अखबार है वो भगवा रंग का दिया था उस दिन, फ्रंट दे दिया ना। फिर उसके बाद वो अलग बात है, सत्य को तो स्वीकार थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा आपको, बिल्कुल तो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट यदि वहां छप जाए और तो जिसकी दूसरे देशों में जिसकी मैं बता रहा हूं, पश्चिमी मीडिया क्या छाप रही है, वो भरोसा है हमारे देश के विपक्ष को, और हमारे देश के विपक्ष को भी नहीं, दूसरे देशों में भी आप कहेंगे। और सरकार का मुखिया कुछ भी कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विदेश मंत्री कुछ कहे, प्रधानमंत्री कुछ कहे, रक्षा मंत्री कुछ कहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वहां 2 लाइन छप गई
वो सत्य हाँ, तो जो कम्युनलिज्म वाली बात है वो वहाँ पे सत्य मानी जाती मानी है। जाती है। तो उस कॉकस को जब तक सारे देश मिलकर के नहीं तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस पे लगाम कसी जा सकती है। आज ईरान है, अगली बार कोई और होगा। सर, आज हम पेट्रो डॉलर ही नहीं तोड़ पाए अभी तक। मतलब हम ये तोड़े वो अलग मुद्दा है। अमेरिका का ये कहना कि तुम सारा तेल हम देंगे तुमको, इसकी वजह भी तो यही है। वो जो कॉकस धीरे धीरे ब्रिक्स का बन रहा था वो धीरे धीरे टूटा। आप कह रहे हैं कि क्या मिला? जहां हमारे सबके मनोबल, ब्रिक्स के मनोबल बढ़ गए थे कि हम डॉलर के अलावा ट्रेड करेंगे, वो एक तरह से मनोबल कम हुआ ही है ना सर। जो तस्वीरें चाइना से आई थी कि 1 घंटा रशियन पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटा गाड़ी में बैठे और डील हो गई और डॉलर के बिना डील होगी, आज हम उससे वापस से कई किलोमीटर पीछे चले गए। डू यू एग्री विद दिस सर? देखो, दूसरी तो आप देखिए, क्वाड की स्थापना क्यों हुई? चाइना के खिलाफ हुई। फिर और वहाँ का एक मंत्री आकर के ये कह दे कि हम भारत को चाइना नहीं बनने देंगे। ये बहुत अंदर की बातें हैं, पता नहीं उनके मुंह पे कैसे ये शब्द आ गए। क्योंकि चाइना ये कूटनीतिक तरीके से तो सब चलता है, ठीक है कि नहीं? ये हम भी समझते हैं, सब समझते थे, लेकिन एक मीडिया के सामने स्वीकार कर ले, ये तो हम भी जानते हैं कि वो हमको नहीं बढ़ने दे रहा है। पाकिस्तान पर किसका आशीर्वाद रहता है? थोड़ा बहुत भी करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हाथ कौन रखता है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन सत्य स्वीकार मीडिया के सामने कोई व्यक्ति कर ले, फिर तो आंखें खुलनी चाहिए ना। और सर, पाकिस्तान तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे आप बेहतर समझाएंगे। इस समय पाकिस्तान के आसिम मुनीर हैं चाइना में, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाके आ चुके हैं। चाइना का जवाब उनको इशारों ही इशारों में बिल्कुल टाइट बॉडी लैंग्वेज में मिल चुका है। फिर ये आसिम मुनीर क्या कर लेंगे सर चाइना में? आसिम मुनीर जब चीन जाते हैं तो चीन आसिम मुनीर की बात सुनता है सर। आसिम मुनीर जैसे 100 पाल रखे होंगे सर। मतलब पार्डन फॉर द लैंग्वेज। सही बात है। अमेरिका, CIA, पेंटागन, उनका विदेश मंत्रालय पूरे दुनिया में 100,000 पाल के रखता है। होता क्या, देखिए उनका तरीका अमेरिका का बहुत एडमिरेबल एक तरीका है। वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख लेंगे, ब्रिलियंट बॉय, गिव हिम स्कॉलरशिप, गो टू हार्वर्ड। अब एक बच्चे को जिसको JNU से पिकअप कर लिया है या सेंट स्टीफन से पिकअप कर लिया है, लोअर मिडिल क्लास ग्रुप से, मैं आसिम मुनीर की बात कर रहा हूँ, उसी ये मैकेनिज्म वो सब जगह इस्तेमाल करते हैं। वो दुनिया भर से इस तरह से होनहार छात्रों को ले लेते हैं। मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ वो लोग बोलेंगे, आप ब्रिलियंट कैप्टन, ब्रिलियंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट, सेंड हिम फॉर स्टाफ कॉलेज टू USA। हम जाते हैं तो वहाँ ना उनको मालूम है कि इम्प्रेशनल एज का बच्चा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया है, यहाँ पर PhD करेगा 2 साल। उसको भ्रमित नहीं करते, चकित नहीं करते, उसको बता देते हैं कि अमेरिका इज़ द बेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया में आगे बढ़ना है तुम्हें और भारत को, तो अमेरिका के साथ रहो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आसिम मुनीर जब चीन गए हैं, यही फॉर्मूला चीन आसिम मुनीर पर लगाता है। अब चीन को मालूम है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं परवाह करता चीन में, वो चाहे PTI का प्राइम मिनिस्टर हो, PMLN के अभी हैं प्राइम मिनिस्टर, वो परवाह नहीं करते। PPP का प्राइम मिनिस्टर, वो परवाह नहीं करते। उनको मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ है 1, दूसरा जो भी ISI का चीफ है 2, इनको बुलाओ, इनको प्रसन्न रखो, गुड ह्यूमर में रखो और इनको बोलो कि करना क्या है। अब बीच बीच में ना उनको थोड़ा सा लिफ्ट कर देते हैं। कैसे? पाकिस्तान की सरकार को $1 बिलियन चाहिए, या चीन से टैंक, तोप, हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, और तो और पाकिस्तान को हैवी इक्विपमेंट चाहिए, 1000 एक्सकेवेटर, 1000 बुलडोज़र, 1000 JCB चाहिए। चीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ को देता है। कुल मिला के बात यही है ना सर कि उनको किसी एक जमीन के टुकड़े को जिंदा रखना है भारत के खिलाफ, बस इतनी सी। वो सर देश भी नहीं रहा है, जमीन का टुकड़ा है। जब कहेगा चीन बुला लेगा, कभी अमेरिका बुला लेगा, इधर आ जा, इधर खड़ा हो जा, यही है ना सर। मैं कुल मिला के मैं कोई वो तो नहीं कर रही ना आपसे। देखिए भारत के खिलाफ तो नहीं। देखो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ऐसा है, कोई कहता है कि मालदीव को कोई बस में करने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी ने देखा कि दूरत्व मालदीव के साथ बढ़ रहा है, तो हमने थोड़ा सा पास आ गए। कोई कहता है बांग्लादेश भारत से दूर जा रहा है, अभी हम बांग्लादेश को क्या किड ग्लव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत नाजुक तरीके से बांग्लादेश को हैंडल कर रहे हैं ताकि वो नाराज़ ना हो।
बीच बीच में हम थोड़ा प्रसन्न भी कर देते हैं। वो कहता है तीस्ता में तो हम चाइनीज़ को बुला लेंगे। हम कहते हैं रुको रुको, हम भी तीस्ता में तुम्हें वही करके देंगे जो चाइनीज़ करके दे रहे हैं, उससे बेटर तुम्हें ग्रांट्स देंगे, लोन्स देंगे। सबसे बड़ी बात है हमारे इंजीनियर जब करेंगे, हमें तुम्हारे इंजीनियर्स को भी ट्रेन करेंगे। देखो ये होता है विदेश नीति। हाँ, ये विदेश नीति में चेक एंड मैं बैलेंस एक हो। सेंटेंस के साथ बोलना चाहता हूँ कंक्लूजन। कभी विदेश नीति में कोई थोड़ा सा जीतता है, थोड़ा सा हारता है। पहले बांग्लादेश की जो, जैसे हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, पहले बांग्लादेश की जो काउंटर पार्ट है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और रेवेन्यू सर्विसेज, वो ट्रेनिंग के लिए हर साल आते थे मसूरी, जी जी। लवासना में। अब इस साल बदल गया है, इस साल वो ट्रेनिंग के चले गए हैं पाकिस्तान। अब हमारा विदेश मंत्रालय गुलगुले पका रहा है कि किस तरह से अगला बैच इनका पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए नहीं जाए, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर, जो उनका आईआरएस और उनके मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान में ट्रेनिंग करेंगे, उनको जिंदगी भर के लिए वो कैप्टन के दिमाग में आ जाएगा पाकिस्तान शानदार है। जब वो वहाँ पर आर्मी चीफ भी बन जाएगा आज से 24 साल के बाद, वो कहेगा हाँ पाकिस्तान शानदार है। तो विदेश नीति में छोटे छोटे जीत हासिल करने होते हैं, बड़े जीत की दरकार नहीं है। बिल्कुल सर, ये जो एक शर्त रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि बाकी सब तो मैं 12 मिलियन दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, आपको इब्राहिम अकॉर्ड में शामिल होना पड़ेगा। सबसे पहले तो सऊदी अरब, उसने पिछली बार नहीं हुए थे 2020 में, अब उन्होंने कहा है मैं हो जाऊँगा, साइन कर दूंगा, लेकिन आपको फ़िलिस्तीन को एक देश की मान्यता देनी होगी। पॉसिबल होगा ये अकॉर्ड से? देखिए पॉसिबल है। सबसे पहले तो फिलिस्तीन को देश की मान्यता ही नहीं मिल सकती। मैं बता रहा हूँ देखिए, फिलिस्तीन को मान्यता तो इजराइल ने भी दे रखी है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, अब्राहम अकॉर्ड, उसी का बेसिकली कोशिश की गई है कॉपी करने की। उसमें पार्टली इजराइल ने फिलिस्तीन को माना है और पैलेस्तीन ने भी इजराइल को माना है, तो मान्यता कहीं ना कहीं है। हाँ, इजराइल में, अब फिलिस्तीन में दो ग्रुप हैं, एक पीएलओ है जिसके यासर अराफत थे और अभी उसके राष्ट्रपति वहाँ जो हैं, और दूसरा ग्रुप हमास का है जो ज़्यादा मिलिटेंट है, जो ईरान के क्लोज है और कह लीजिए प्रॉक्सी है। तो वहाँ भी पैलेस्टाइन भी एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो मान्यता तो है। दूसरी तरफ पैलेस्तीन और इजराइल दोनों को लगभग 160 देश यूनाइटेड नेशंस के मान्यता देते हैं। 163 आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशंस के मेंबर ने इजराइल को मान्यता दे रखी है। ईरान ने भी मान्यता दी हुई इजराइल को। 1950 में ईरान ने इजराइल को मान्यता दी थी। तुर्की के बाद दूसरा सबसे बड़ा इस्लामिक देश था ईरान, जिसने इजराइल को मान्यता दी थी। 1979 में जब इस्लामिक रेजिमे आ गई तब वो उन्होंने मान्यता खत्म कर दी। सर सब कुछ मतलब जैसे बोलते हैं ना, पड़खच्चे नहीं उड़ गए इन सब के। यूएन के अंडर में जो भी कस्में, रिश्ते, वादे हैं, ये सब तो उड़ गया है। बिल्कुल यही दुर्भाग्य है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगर आज डोनाल्ड ट्रंप ये कह दें कि हाँ साहब डील हो गई, तो दूसरे ही दिन रात को हम सो के उठे पता चला कि अटैक हो गया। ये बताओ, मान्यता मिल जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा और नहीं मिलेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब रिजल्ट अफगानिस्तान में किसकी सरकार आई और धीरे धीरे होके क्या होने लगा, और ह्यूमन राइट्स, महिलाओं, अब आप चिल्लाने लगो, कूदने लगो, मान्यता मिल गई। उस मान्यता का क्या करेंगे? जो जिन लोगों को, जो बड़े देश हैं, जिनको जो करना है वो करेंगे। केवल कई बार हमने देखा है और हमने यहाँ की राजनीति में भी देखा देते कि जैसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ के साथ चाय और डिनर कोई कर ले, लंच कर ले और उसके फोटोग्राफ चले जाए, मीडिया में चला जाए, संदेश चला गया। चाहे उसने अंदर जाके गाली दी हो चार, चाहे ठीक से डांटा हो, या हो सकता है कुछ भी किया हो, मीडिया क्या पेश करेगी? चाइना में उनके साथ क्या हो रहा है अंदर कुछ पता नहीं, लेकिन जब मीडिया के सामने, कैमरों के सामने आ रहे हैं, हंस के मुस्कुरा रहे हैं आराम से और चार बातें उन्होंने कह दी, वो ठीक है। तो क्या 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 मैं छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री एक चीफ सेक्रेटरी को गाली देता है बहुत गंदी, मतलब हम लोग कह भी नहीं सकते, ठीक, और बाहर आजकल कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, और बाहर निकल, नहीं मैंने आंखों से देखा, मतलब वो गालियां जो मैं कह भी नहीं सकता, और बाहर आकर के थपथपा देता है पीठ, और मीडिया कहती है कि देखिए चीफ सेक्रेटरी, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, तो इसलिए अचंभित होने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय लेवल पे हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस के साथ हो रहा है, लिटरली है, तो वो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सिर्फ मैं ये नहीं। पर इन सारी चीज़ों में एक चीज़ समझ में आती है, हमने
लंबे समय तक हमारी एक डिप्लोमेसी सिर्फ ये थी कि हमको पाकिस्तान को यूएन या अलग मंचों पर उसको आतंकवादी देश घोषित करना है जो आतंकवादी सरजमी पर आतंकवादियों को देता है। वो तो चैप्टर ही गायब हो गया है। मतलब द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सर, कहाँ कब हमने 22 अप्रैल को जो हुआ 2025 में, तब से लेकर और उससे बहुत पहले से भी हम सर अब एक सुनिए तो हमने हर जगह जाकर उस वक्त हमारी डिप्लोमेसी ही एक चीज पर थी कि हम कैसे एक तो यूएन सीट ले सिक्योरिटी काउंसिल में और दूसरा हम पाकिस्तान को अलग थलग कर दें। द चैप्टर इज ओवर। अमेरिका, सो कॉल्ड आवर फ्रेंड, who wants to have a deal, who wants to share energy with us, who wants to do every little big thing with us, वो अब कभी कहते हैं कि मेरे यहाँ आ जाओ खाना खाने, कभी कहते हो यार चाइना से बात करके आना जरा। द इन्वॉल्वमेंट कि पाकिस्तान आज पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत की बात है वो अकॉर्ड में आए ना आए, लेकिन ट्रंप की बात मना नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता इन सारी डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट चीजें बैक सीट पर चली गई हैं? देखिए अदिति जी, पहले तो डिप्लोमेसी में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है ना कोई परमानेंट नो। What is permanent is your interest. Pakistan is your permanent enemy, sir. Now, by now. नहीं, सुन लीजिए, परमानेंट इंटरेस्ट होता है सिर्फ। पाकिस्तान की आपने बात की, मैं उसको थोड़ा रफ शायद लगे, मैं ये कह रहा हूं कि अभी पाकिस्तान के चंगू मंगू कटोरा लेके चीन गए हुए हैं दोनों, पहले प्रधानमंत्री गए, उसके बाद उसके जो टाइम में मतलब हमें याद भी नहीं। आपने टेररिज्म की बात की, एक ये रियलिटी है, भारत इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है, लेकिन अमेरिका भी रहा है। पिछली बार इसी क्वाड की मीटिंग में जो सबसे पहला जो अभी विदेश मंत्री रूबियो की जो पहली मेजर इंटरनेशनल मीटिंग थी वो क्वाड की थी। 25 जुलाई को उन्होंने अटेंड किया था और उसमें हमारे विदेश मंत्री सारे लोग थे। वो इमोशनल टच उनका है और उसको उन्होंने इस में उसकी चर्चा भी की है। इस बार पिछले बार भी टेररिज्म एक मेजर उठा था और उसको कंडेम किया गया था क्वाड की मीटिंग में। आज भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में टेररिज्म फिगर हुआ है, हमारे विदेश मंत्री ने उसको उठाया और उस पर आम सहमति बनी। अजय साहब, अब आगे क्या आपको गारंटी है कि पाकिस्तान अब कोई अगला अगर अटैक होता है खुदा ना खास्ता तो जमीन उस सरजमी से नहीं होगा? लेकिन इसका और अगर होगा तो अमेरिका उसको कंडेम से आगे बढ़कर कुछ करेगा? यस, यही दुर्भाग्य है कि अमेरिका की जो डबल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे। तो यानी सर हर तरह का, चाहे क्वाड हो, चाहे तमाम तरीके की ब्रिक्स हो, ये सब सिर्फ यूएन की तरह बन के रह गए। हथियार के मुद्दे में ये टेररिज्म ही नहीं, कई अन्य मुद्दों में ये हुआ है कि अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड की वजह से, उसकी दोमुहा चरित्र मैं कहूंगा, उसकी वजह से दुनिया सफर की है। सर दोमुहा चरित्र है, उससे हमारे को क्या फायदा या मतलब हमारे को तो नुकसान नहीं है। जब चाहे वो टैरिफ लगा देंगे, जब चाहे वो अब अगली बार अगर भगवान अगर एक देश दुनिया के किसी भी कोने में अटैक होता है तो कौन क्या कर लेगा? सिर्फ कंडोलेंसेस आएंगे सर? नहीं, मैं देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा अदिति जी। आप देखिए अभी भी डेमोक्रेसी, ये चार जो क्वाड के हैं, ये चारों दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। आप चाइना से एक्सपेक्ट करेंगे क्या? नहीं कर सकते। आप अमेरिका से थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं, सुनने की भी, समझने की भी और शायद करने की भी। तभी ये रिलेशन जो एक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। देखिए इंटरेस्ट तो हमने कहा डिप्लोमेसी में तो इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज होती है। फिर तो सर मेरा सवाल ही बेमाना है, जब बच्चियों के स्कूल पे अमेरिका जैसे कंट्री ने अटैक कर दिया तो और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, उस तरीके से वॉर और चलती रही, तो उसके बाद हम इस तरह की बातें करें, उम्मीद करें, आई थिंक ये भी बेमानी होगी। सर फाइनल राउंड है, आपको क्या लगता है ये डील हम कहाँ तक पहुँचेंगे? क्योंकि उससे सीधा सीधा इम्पैक्ट हम पे, भारत पे तो पड़ ही रहा है। हम दूसरे दुनिया की तो बात छोड़ देते हैं, हमारा तेल आना शुरू हो जाएगा, हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे लिए खुल जाएगा। जैसे आपने अजमेर में जो बकरा मंडी है उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है? इसके अलावा जो हमारे मैं जयपुर से आती हूँ, हमारे मोहाना मंडी में आम हैं, तो जो वहाँ का जो भी आम है, फल सब्जी हैं, वो सड़ गए, मतलब 1000 किलो सड़ गए क्योंकि वो जा नहीं पा रहे हैं। और वहाँ पे लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको जयपुर या आसपास के इलाकों के लोगों को बेच दिया जाए क्योंकि वो सस्ते दाम में नहीं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जो सड़ के चला गया। तो ऐसे पूरे देश भर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो कहाँ है सर, हमारे लिए तो सीधा इम्पैक्ट है। क्या ये जो अभी तो बातें चल रही हैं ये कागज़ पे लिखित में आएंगी, सिग्नेचर होंगी? देखिए, मार्को रूबियो जब भारत में आए थे तो उनका उद्देश्य बहुत क्लियर था। एक तो है कि वह भारत को कच्चा तेल बेचना चाहते हैं, गैस भेजना चाहते हैं। बाकी सब चीज़ें छोटी हैं। भारत आम नहीं बेच पा रहा,
आपने कहा अब भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत 8 रुपए बढ़ गई हम है। लोग हमारा सामान नहीं जा अमेरिका पा रहा। चिंता नहीं कर, 500 मिलियन डॉलर की बात Exactly. कर रहे हैं, हाँ। 20 बिलियन डॉलर इंडिया की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। हाँ। वो तो लेने की बात करें, देने की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी उनको देखिए, उनका सिंगल पॉइंट ब्रीफ डोनाल्ड ट्रंप का मार्को रूबियो को यही था कि कच्चा तेल भारत भविष्य में आस्ते आस्ते रशिया से लेना कम करे, भारत रशिया से थोड़ा दूर आ जाए। इस मामले में भारत भविष्य में कच्चा तेल अमेरिका से ले। अमेरिका के पास सरप्लस कच्चा तेल है, वो पिछले 10-5 साल में वो शेल गैस बनाने लगे हैं। शेल गैस ये अपने पेट्रोल डीजल या हाइड्रोकार्बन नहीं होता है, जमीन के बहुत नीचे पत्थरों के अंदर गैस। फिर हम वापस अमेरिका पे तो डिपेंडेंट हो रहे हैं। हाँ, तो हमने तो कोशिश की थी ना, ब्रिक्स हम दूसरे 40 देशों पर डिपेंड करेंगे। देखो अदिति, डाइवर्सिफाई। हमने जयशंकर जी बार बार जहां भी मौका मिलता है हमेशा बोलते हैं, वो एक उनका पेट डायलॉग है, उसमें सत्यता 40% है और 60% अन्यथा है, कि ब्रिक्स जो है वो अमेरिका विरोधी संगठन नहीं है, क्योंकि भारत उस मुहाने पे है अभी कि हम अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। ये भारत अभी पूरी दुनिया में यही पूरे है। दुनिया आप में सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आज के डेट में। आप बताइए, आपने जो अभी क्वाड की बात की, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या जापान, क्या इंडिया, तीनों की मैं बात कर रहा हूं, क्या चीन से डिपेंडेंट, चीन पे डिपेंडेंट नहीं है? क्या चीन के अगेंस्ट में ये एक्शन ले सकते हैं? तो व्यापार पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है चीन पे, अमेरिका की भी, भाई ये चारों क्वाड की अगर बात करूं तो वो तो बच ही नहीं सकते। तो चीन ने उनको इस तरह से जकड़ के रखा हुआ है और अमेरिका को तो और ज्यादा जकड़ लिया है। लेकिन जब तक डॉलर का प्रभुत्व बना रहेगा, और फिलहाल वो है, और ये एक जो लड़ाई चल रही है इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का गेम प्लान डी डॉलराइजेशन को रोकना भी है। तो जो कि वो सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल। और जो एक और बात सर, इसका जवाब फिर आप ही देंगे, जो हम ये जो विश्व गुरु भारत हैं उसमें डिले लग रहा है आपको? क्योंकि पहला ये मतलब डिले इसलिए क्योंकि पहला तो ये कि एक तरफ तो हमें फ्रीबीज के नाम पर इतना पैसा देना है, अभी नहीं और चुनाव आ रहे हैं उसमें भी देना ही है सर। अब तो फिर पेट्रोल महंगा हो गया, उसको वापस से बैक टू लाना पड़ेगा चुनाव से पहले। बढ़ने के बाद बैक होता है कभी क्या? तो मतलब कैसे माहौल, और विश्व गुरु कब बन रहे हैं फिर सर? दो चीज़ें आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप डीजल पेट्रोल की खपत कम कीजिए, गोल्ड मत खरीदिए। ये तो आपने आने वाली व्यवस्था पर रोक दिया, और जाने वाली को कौन भरपाई करेगा? जैसे आपने एग्जाम्पल दे दिया कि हमारे यहाँ के आम खराब हो रहे हैं, ये नुकसान नहीं होगा। देश का कितना बड़ा नुकसान है वो भी तो अभी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी मीडिया के। अभी तो सर अभी तो केवल हम ले नहीं पा रहे उस रास्ते से, उसका प्रभाव दिख रहा है थोड़ा बहुत। हम करें डॉलर में उसका सप्लाई करते हैं, डॉलर को कैसे कंट्रोल करना है, वो डॉलर बाहर नहीं जाए, ठीक है आपने कर दिया। लेकिन जो हमारी सप्लाई चेन है, जो हम निर्यात करते हैं, वो भी तो सब रुका पड़ा है ना। उसका रिजल्ट जब उसका आना शुरू होगा ना देश में। अभी जयपुर का आम खराब हो गया, थोड़ा थोड़ा बहुत है, लेकिन जब बिल्कुल खराब हो जाएगा तब क्या हालत होगा? कम से कम नहीं है 2-3 साल उन किसानों को उभरने में लगेंगे। इससे बड़ी बात है कि हम जो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक तो खेती उगी नहीं रही है ही नहीं, हमारी जमीन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है? 3F की बात की है, फ्यूल, फर्टिलाइजर, फॉरेक्स। ये तीनों अभी सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं और सबसे ज्यादा अफेक्टेड भी हैं, और इसमें सच्चाई है। आप तीनों को, फ्यूल आप देख लीजिए एनर्जी क्राइसिस क्या है, फॉरेक्स हमारा घटता ही जा रहा है, रिजर्व अभी हमारा घट रहा है, और जिस तरह से हम तेल पे ज़्यादा से डॉलर की कीमत बढ़ गई, हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। सोना हम खरीदते हैं उसमें भी हम डॉलर देते हैं, हर जगह तो एक फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है वो भी घटता जा रहा है। तीसरा फर्टिलाइजर, जिस पे पूरे किसान ही हमारी डिपेंडेंट है, फर्टिलाइजर तो आना कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नफ्ता का आना कम हो गया है, यूक्रेन से पहले आता था वो भी ठप है, ये भी ठप है। तो हमारी जो किसानी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी अगर ये नहीं ठीक हुआ तो। अभी तो हमारा सीजन शुरू होने वाला फसल का, अभी तो यूरोप में ऐसा चल रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, वहाँ ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया। कल को इंडिया में भी निश्चित रूप से ये बहुत आप दोनों ने तो कह दिया कि हमारे देश में बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये बुरे दिन नहीं, दो चीजें बहुत बुरे। मैं एक चीज में और बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से कहूँ तो दूसरा पहलू देखो तो अच्छा भी हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है कि सच्चाई आप देश का एक एक बच्चा समझ रहा है सारी चीजें।
आत्मनिर्भरता ही Yes. एकमात्र सॉल्यूशन है। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना रहेगा, दूसरे पे, अमेरिका के बिला पे कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। इसलिए ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, टाइम लगेगा, इसमें कोई टाइम लगेगा टाइम सर। लगेगा, बिल्कुल। आपको मुझे नहीं patience- पता मेरे आंखों के सामने हो पाएगा क्या सर, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं बहुत कह टाइम सकते, लगेगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हम इस दुनिया से जाएंगे तब नहीं, तक इसका एक सलूशन है बहुत कुछ जो स्थिति। मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन आखिरी सवाल मैं लूंगी। ये पाकिस्तान में चर्चाएं हैं कि जो वो पंजाब वाला पाकिस्तान है, वहां पर अब नाम बदल दिए जा रहे हैं, कृष्णा नगर हो जाएगा इस्लामा नगर से, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं। सर इसके पीछे की वजह क्या है सर? लोग बड़ा रोचक होकर उसको देख रहे हैं, वजह जानना चाहते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी रीज़न है। एक तो इसका करने के बाद भारत के जो सिख भाई हैं वो प्रसन्न नहीं, why do they want to go back to that era? और जब पुराने दूसरी नाम को बात है क्यों कि लेकर वो आ रहे हैं सर? अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय हैं, कल्चरल फाउंडेशंस हैं विदेशों में, यूरोप में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, उनको भी दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम जो हैं भारत के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको रेस्पेक्टफुली जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी धरोहर को बचाए हुए हैं। उनकी नहीं, कहीं ना तो कहीं शेयर्ड वैल्यूज है हमारा, हाँ, हाँ। शेयर्ड कल्चर है हमारा, उससे नकार नहीं सकते आप। सर हमने कब का शेयर्ड सेंटिमेंट को तो नकार दिया है, वैल्यूज को रखें। आज देखिए क्या हो रहा है, कश्मीर ने पीओके जिसको हम कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्यों उसके लोग आना चाहते हैं, क्यों बलूचिस्तान के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं, क्यों आप पख्तूनवा की बात कीजिए, पख्तूनिस्तान जिसको कहा जाता है, क्यों पठान हमारे से जुड़ना चाहते हैं, क्यों अफगानिस्तान इंडिया से जुड़ना चाहते हैं? कहीं ना कहीं वो जो हमारा डीएनए है वो एक है, और किसी ना किसी मुकाम पे वो रियलाइजेशन होगा। अखंड भारत का जो सपना है वो हो ना हो, वो अपनी जगह है उसका, लेकिन एक जो डीएनए है, एक जो हम कहते हैं ना कि हमारी संस्कृति है, सिंदूर की हमने बात की, आज इस सिंदूर की दुनिया बात कर रहा है, और उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यूज पूरी दुनिया में उसकी बात हो रही है। तो हमने अपने एक उसका ऑपरेशन सिंदूर तो चलो एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके नामकरण से कितना इंपॉर्टेंस उसका और सिग्निफिकेंस है कि एक पूरी संस्कृति को हमने विदेशों में और पूरे विश्व में फैलाया, और वो दिखाता है कि कितना प्रचुर है हमारा देखिए सारी बातों की बात ये समझ में आई कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, और आपको बताया जा रहा है, आपको आज रात को फिर एक ट्वीट मिल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज वेयर आई वांटेड टू बी, और तमाम बातें, क्लेम्स हो रहे हैं अलग अलग, ठीक है। और भारत भी आपको लगातार प्रयास भी कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है, और दिखा भी रहा है कि सब कुछ सामान्य है। कुल मिलाकर एक शब्द वापस से निकल कर आया, आत्मनिर्भर। हम स्कूलों में पढ़ते थे तब हमें पता नहीं था कि अब इस उम्र में आते आते उसको रोज़ इस्तेमाल करना होगा। देखिए आत्मनिर्भर भारत भी कोशिश कर रहा है, समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उनको समेटने में समय लगेगा, और भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब 140 करोड़ लोगों का सहयोग हो। मुझे लगता है हम कुछ और नहीं कर सकते तो एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि जब चुनाव में आपके दरवाजे नेता वोट मांगने आता है और कहता है कि तुम्हारे खाते 10,000 रुपये आएंगे, एक तबका है जो बेहद गरीब है जिसको मिलना चाहिए, लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एक जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अच्छी एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, बेसिक जो राइट्स है, तो हम वो मांगें। और हम जब जब फ्रीबीज को नकारेंगे, और ज़रूरी नहीं है मुंह से नकारना है, कई बार वोट ना देकर भी नकारना होता है, और उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी है, एक नहीं है, तो वो जो बड़ा पैसा है जो रोड कंस्ट्रक्शन में, जो नौकरियों में, जो आपके बच्चों की नौकरी, तमाम चीज़ों में लगने चाहिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने चाहिए, वो आपके खाते में आते हैं, और ये लोग खुश हो जाते हैं कि भैया हमने ये 4 चीज़ें दे दी हैं और अब हमें अगले 5 साल कुछ नहीं करना। तो उसकी शुरुआत आपको करनी होगी, तब जाकर कहीं 2 दशक बाद वो भारत आप देख पाएंगे जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। और अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ, और बताएंगे आपको कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में क्या कुछ डील हो गई है, या अभी तक भी वैसे का वैसा ही पूरा मामला पड़ा हुआ है। जल्द मिलते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।